Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the modern methods of pearl culture. That is the artificial formation of pearl in the pearl industries. So friends, last video में हमने natural formation देखा था, natural method देखा था कि pearl naturally कैसे form होता है. इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि कैसे पर्ल इंडस्ट्रीज में पर्ल कल्चर में हम आर्टिफिशियली कैसे किसी एज न्यूक्लियस को एज अ फॉरेन पार्टिकल उस शेल ओस्टर्स में इंसर्ट करते हैं जिससे पर्ल का फॉर्मेशन होता है. सो लेट्स बिगिन. An artificial device to insert the nucleus as foreign particle in the shell of oyster has proved useful for the production of pearls in greater number. सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पूरी हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी नेचुरल मेथड में, हमें उससे ये तो पता चला था कि एक यूजुअल प्रोसेस नहीं है पर्ल फॉर्मेशन होना. इट मीन्स ये कभी रेयर केस, नॉट रेयर केस, बट जब कभी एक इरिटेशन फील होती है किसी ओस्टर को क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी ग्रेन, सैंड का ग्रेन या कोई भी इंसेक्ट चला गया है, तो ऐसी कंडीशंस में ही पर्ल फॉर्मेशन होता है. इट मस्ट नॉट बी अ यूजुअल प्रोसेस. ओके, सो हमें ग्रेटर नंबर पे अगर पर्ल्स का प्रोडक्शन करना है, पर्ल्स चाहिए, इसके लिए हम आर्टिफिशियल डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो ओस्टर की जो शेल होती है उसमें एक न्यूक्लियस, एक एज अ फॉरेन पार्टिकल को उसमें इंसर्ट करेंगे जिससे वो सेम प्रोसेस होगी, नैक्रे सिक्रीशन होगा और क्या होगा, पर्ल का प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा. ओके, so the whole process is very much complicated, technical and time taking and can be managed as given below. So जो whole process है पूरी जो पर्ल कल्चर में आर्टिफिशियली पर्ल फॉर्मेशन में, तो ये थोड़ी टेक्निकल और टाइम टेकिंग है. यूँ नहीं कि हम थोड़ी ही दिनों में या थोड़े ही मंथ्स में हमें पर्ल मिल जाएंगे. इसमें टाइम लगता है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी है. हम इजीली पर्ल कल्चर नहीं कर सकते. हम इसको प्रोसेस है, एक पूरा मेथड है जो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे. ओके, जिसमें फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ ओस्टर्स. सबसे पहले तो हमें ओस्टर्स को कलेक्ट करना होगा. इट मीन्स नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ओस्टर्स. The oysters are collected from the bottom sea by the divers. Each diver has a small hand net. At the time of diving, when she goes up to 5 meter depth, the net helps in the collection of oysters from the bottom. So, जो ओस्टर कलेक्शन का जो प्रोसेस है ये मोस्टली गर्ल्स के थ्रू होता है इन द जापान. मैंने यहाँ शी वर्ड इसलिए ही यूज़ किया है क्योंकि मोस्टली जो जापान में पर्टिकुलरली विमेन डाइवर्स होती हैं वहाँ जो ओस्टर कलेक्शंस करती है, और उन्हें एक स्पेशल नेम भी दिया है अमा, AMA, अमा, जिसका मीन्स होता है जापानी में, जापानीज लैंग्वेज में, दैट इज़ गर्ल्स ऑफ सी. ये फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं जो मैंने पॉइंट्स में नहीं, नोट्स में नहीं लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स नोट्स में मैंने वही लिखा है जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, लाइक आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द गिव द डिटेल्स ऑन मॉडर्न मैथड्स ऑफ पर्ल कल्चर. सो आप ऐसी छोटी छोटी बातें उसमें नहीं लिखोगे, हमें मेन मैथड, मेन प्रोसेस लिखना है पर्ल कल्चर का. ओके, सो अगर आप चाहें तो ये पॉइंट्स भी, ये बातें भी कहीं आपके पेज में, नोटबुक में साइड में लिख सकते हैं. ओके, सो ओस्टर्स कलेक्शन के लिए मोस्टली गर्ल्स होती है जापानीज में. बाकी जो डाइवर्स होते हैं वो ओस्टर्स कलेक्शन का काम करते हैं. ओके, जो सी के बॉटम में बहुत नीचे तक डेप्थ में जा कर के ओस्टर्स को कलेक्ट करना होता है. ईच डाइवर हैज़ अ स्मॉल हैंड नेट, जिसमें क्या होता है कि हर डाइवर, एक तो फुली ट्रेन्ड डाइवर्स होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर सूट होता है, यूनिफॉर्म होती है फॉर द कलेक्शन ऑफ ओस्टर्स. उन सबके हाथों में एक स्मॉल हैंड नेट होता है जब वो डाइविंग के लिए नीचे जाते हैं. और वो कहाँ तक जाते हैं, 5 मीटर डेप्थ. इट मीन 5 मीटर डीप उन्हें डाइव करनी होती है. एंड नेट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओस्टर्स फ्रॉम द बॉटम. और बॉटम से जो नेट है उसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, ओस्टर्स को कलेक्ट करते हैं. अब क्या होता है कि एक हाथ में जब उनकी जो हैंड नेट होता है, उसी के सेकेंड हैंड जो है वहाँ एक वुडन बकेट होती है जिसमें जो ओस्टर्स कलेक्ट होते हैं बाय द नेट्स आर स्टॉक्ड इन द वुडन बकेट अटैच टू द डाइवर्स लेफ्ट रिस्ट. लेफ्ट रिस्ट जो सेकेंड रिस्ट होगी उसमें
कलाई में एक वुडन बकेट होती है जिसमें जितने भी कलेक्टेड ओस्टर्स है वो उसमें उसको फील करते जाते हैं बकेट में बाय अ कोड, एंड द डाइवर विद बकेट कम्स अप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जैसे ही उन्होंने जो बकेट भर गई, उनकी बकेट फील्ड हो गई ओस्टर्स की, तो तुरंत ही सरफेस ऑफ वाटर ऊपर आएंगे। वहाँ बोट्स होती हैं, जहाँ बोट्स में एक जो बोट पर एक जो इंसान ह्यूमन होता है, एक पर्सन वहाँ बोट पर बैठा होता है और दूसरा जो डाइवर है वो नीचे जाएगा। सो जब डाइवर को ऊपर आना होगा तो वो क्या करेगा, उनके पूरी बॉडी पे इट मीन्स एक रोप बंधी हुई होती है जो वहाँ कंट्रोल करता है पर्सन। जब उसे थोड़ा सा भी जो नीचे डाइवर को जब ऊपर आना है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसको पुल करेगा रोप को, तो जिससे वो डाइवर को ऊपर वाला जो पर्सन है वो खींच लेगा और वो ऊपर जा करके जितने भी वो बकेट को खाली करेगा, एम्प्टी करके सारे ऑस्टर्स को वहाँ डाल करके नेक्स्ट वापस से सेकंड डाइव के लिए नीचे जाते हैं। ओके, सो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस टाइप ओस्टर्स का कलेक्शन होता है। द बेस्ट पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ द ओस्टर्स इज 2 मंथ इन द समर सीजन। बेस्ट पीरियड जो है ओस्टर्स को कलेक्ट करने का वो समर सीजन के 2 मंथ सबसे बेस्ट होते हैं। द होल कलेक्टेड ओस्टर्स ऑफ सेम एज ग्रुप आर सेग्रीगेटेड एंड 2 years old are kept in shallow water for future। अब जितने भी कलेक्टेड ओस्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जो सेम एज ग्रुप के, इट मीन्स उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जो 2 years old जो ओस्टर्स हैं उनको क्या करते हैं कि फ्यूचर के लिए शैलो वाटर, इतनी गहराई में नहीं कि वापस से उनको डाइव करके नीचे जाना पड़े और लेना पड़े, एक शैलो वाटर में ही उन्हें वापस से छोड़ दिया जाता है। इट मीन्स फ्रेंड्स ये एक आर्टिफिशियल लाइक सेरिकल्चर के लिए फार्म्स होते हैं, वैसे पर्ल कल्चर के लिए भी फार्म्स होते हैं और वो किसमें, समुद्र इट मीन्स कोस्टल एरियाज में ही होता है। सो ये शैलो वाटर में उन्हें वापस से रखा जाता है फ्यूचर के लिए कि वो जब थोड़े टाइम बाद जब वो डेवलप हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे और जो बड़े हो जाएंगे वो उस टाइम पे उन्हें ओस्टर्स फॉर्मेशन पर्ल फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट उन्हें लिया जाएगा। सो ये उन्हें शैलो वाटर में कहाँ डालते हैं, उनका आर्टिफिशियली बना हुआ एक फार्म होता है जो उस समुद्र इट मीन्स जो सी या ओशियन है उसके चारों तरफ एक एरिया में बाउंड्री कर देते हैं और उसे एक आर्टिफिशियली सी, उसमें भी मेराइन वाटर ही होता है, सॉल्ट वाटर ही होता है, सी वाटर, एंड उसमें इन्हें रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है जो 3 years old ओस्टर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, आर सेंट टू शैलो वाटर एंड इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई दे आर टेकन आउट। अब 3 years जो ओस्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में रेडी हैं किसके लिए, पर्ल फॉर्मेशन के लिए, उनमें प्रोसेस हम कर सकते हैं नेक्स्ट। सो उन्हें क्या किया जाता है, शैलो वाटर में वापस से डाल दिया जाता है और उन्हें अप्रैल और मई मंथ का इंतज़ार करते हैं क्योंकि बेस्ट जो टाइम है पर्ल कल्चर का वो अप्रैल मई का मंथ है, जो समर सीजन का मंथ होता है वो बेस्ट टाइम पीरियड होता है पर्ल फॉर्मेशन के लिए, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस के लिए। फॉर पर्ल इंडस्ट्री एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ ओस्टर इट्स एग्स आर इंक्यूबेटेड आर्टिफिशियली विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग ओस्टर्स फॉर द पर्ल कल्चर। सो फर्दर हमें ओस्टर्स की ज़रूरत हो तो उसके लिए फिर से डाइवर्स को डाइव लगानी पड़ेगी, इट मीन्स फिर से उन्हें सीज या ओशन समुद्र में जाना पड़ेगा और ओस्टर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्ल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो ओस्टर्स है उनके एग्स को आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करते हैं, उन्हें वहीं इंक्यूबेशन होता है जिससे फर्दर नेक्स्ट हमें और ओस्टर्स और मिलने की हमें प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ दीज ओस्टर्स आर नाउ ट्रांसफर टू द रियरिंग केजेस। अब ये जो कलेक्टेड ओस्टर्स है अप्रैल मई मंथ में अब हमें जब नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस करनी है तो उसमें इन ओस्टर्स को रियरिंग केजेस में उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। सो रियरिंग केजेस क्या होती हैं, अब सेकेंड प्रोसेस में हुई। सो रियरिंग अबाउट द रियरिंग वर्ड हमने सेरिकल्चर में भी पढ़ा था, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क वर्म्स। सो सेम यहाँ होता है ओस्टर्स की रियरिंग, जिसमें क्या होता है, द कलेक्टेड ओस्टर्स आर स्टॉक्ड एंड रियर्ड इन स्पेशल टाइप ऑफ केजेस कॉल्ड रियरिंग केज। अब ये जो कलेक्टेड ओस्टर्स होते हैं उन्हें स्टॉक करते हैं, इट मीन साथ में रखते हैं सबको और सबको रियरिंग केजेस जहाँ उन्हें रियरिंग किया जाता है, इट मीन्स जहाँ उन्हें फूड उनकी केयर की जाती है, उन्हें फीड किया जाता है, ऐसी जगह पे ऐसे स्पेशल केजेस होते हैं उनके जिनमें उन्हें रखते हैं और उन केजेस को ही रियरिंग केजेस कहते हैं। नाउ दीज केजेस आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेचुरल एनिमीज ऑफ ओस्टर्स लाइक ऑक्टोपस, ईल एंड डेविल फिशेस। अब याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि नेचुरल एनिमीज कौन है ऑस्टर्स के,
सो वो होते हैं ऑक्टोपस, ईल और डेविल फिशेस जो इन्हें खा जाते हैं, ओके, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे ये केजेस ऐसे होते हैं जो इन्हें वेल प्रोटेक्ट रखते हैं उनके एनिमीज से, इन सारे ऑक्टोपस, ईल, डेविल फिशेस से इन सबको ओस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ द कलेक्टेड ओस्टर्स आर फर्स्ट क्लीन्ड एंड देन प्लेस्ड इनटू द कल्चर केजेस फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 to 20 days टू रिकवर द स्ट्रेन ड्यू टू एक्सेसिव हैंडलिंग एंड फॉर द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू द शैलो वाटर कंडीशंस। अब क्या होता है, जितने भी कलेक्टेड ओस्टर्स होते हैं उनको पहले तो क्लीन किया जाता है एंड देन उनको कल्चर केजेस में रखा जाता है। इट मीन्स जो पर्ल कल्चर के जो केजेस हैं, ये रियरिंग केजेस, उनमें रखा जाता है कुछ 10 to 20 डेज के लिए। अब ऐसा क्यों किया जाता है? सो फ्रेंड्स, पहले जो ओस्टर्स थे वो सी वाटर में डेप्थ में थे और अब वो शैलो वाटर में आ गए हैं। इट मीन्स उनका जो हैबिटेट चेंज हो गया है, उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे। फिजियोलॉजी मीन्स उनके अंदर फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी। सो वो एडजस्टमेंट के लिए नॉर्मली वो एक्सेसिव हैंडलिंग उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें टॉर्चर, इट मीन्स एक तरह से हम तो हमारे फ़ायदे के लिए, ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से, उनकी लाइफस्टाइल से। सो एक्सेसिव हमारी हैंडलिंग की वजह से उन्हें एकदम वो जो स्ट्रेन, उनकी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट के लिए, उनकी बॉडी एकदम एडजस्ट हो जाए, उसके लिए हम थोड़ी दिनों के लिए उन्हें 10 to 20 डेज के लिए कल्चर केजेस में रखा जाता है ना। इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आई वो है इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, की फर्दर हम न्यूक्लियस इंसर्ट कैसे करते हैं। सो द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस एज फॉरेन पार्टिकल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडस्ट्री। अब जो इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस है, फॉरेन पार्टिकल, एज अ फॉरेन पार्टिकल जो हम न्यूक्लियस इंसर्ट करते हैं, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इंडस्ट्री का, जिसमें अ नंबर ऑफ मेथड्स आर डिवाइस्ड बट मोस्ट प्रैक्टिसेबल एंड एफिशिएंट मेथड इज वन अडॉप्टेड बाय निशिकावा। सो निशिकावा, आपको याद होगा हमने पहले जब इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री पढ़ी थी, सो निशिकावा ही फर्स्ट मैन थे जिन्होंने आर्टिफिशियली जो पर्ल फॉर्म किया है। सो निशिकावा, ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं इंसर्ट करने के लिए, न्यूक्लियस इंसर्ट करने का, बट सबसे मोस्ट जो प्रैक्टिसेबल है, जो आजकल मोस्टली पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है, सबसे ईजी और सबसे अच्छा जो मेथड है वो वही मेथड है जो निशिकावा ने दिया था। इन दिस मेथड अ पीस ऑफ मेंटल ऑफ लिविंग ओस्टर इज कट ऑफ एंड इंसर्टेड टुगेदर with a suitable nucleus inside the living tissue of another oster। अब इस मेथड में क्या किया जाता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे ओस्टर्स होते हैं जो जो उनकी, अब प्लीज़ फ्रेंड्स आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप जो बॉडी स्ट्रक्चर की हमने जो वीडियो देखी थी लास्ट वीडियो, उसी में हमने ओस्टर का शेल का पूरा मॉलस्क का स्ट्रक्चर भी देखा था, तो हमें पता है मेंटल बॉडी वॉल क्या होती है। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चले कि कौन सा पार्ट मेंटल क्या है। ओके, सो इस मेथड में क्या किया जाता है कि मेंटल जो है, मेंटल का थोड़ा सा पीस लेकर के ओस्टर्स में, इट मीन्स कुछ ओस्टर्स ऐसे होते हैं, एक तो हमने क्या कर रखे हैं सारे ओस्टर्स जिसमें हमें न्यूक्लियस इंसर्ट करना है। अब कुछ ओस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका क्या करते हैं, जो सेक्रीफाइस के लिए रखे जाते हैं। इट मीन्स उनकी बॉडी का, उन ओस्टर्स की बॉडी में से मेंटल की पीस को कट करा जाता है एंड इंसर्ट किया जाता है टुगेदर विद अ सुटेबल न्यूक्लियस इनसाइड द लिविंग टिश्यू ऑफ अनदर ओस्टर। इट मीन्स जब हम न्यूक्लियस इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्ट ओनली न्यूक्लियस नहीं रखते हैं, न्यूक्लियस के नीचे एक ग्राफ्ट टिश्यू रखा जाता है जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। इट मीन्स एक टिश्यू, एक बेड, एक उस फॉरेन पार्टिकल जो है उस न्यूक्लियस का एक तरह से बेड रखा जाता है, उसके साथ उस पार्टिकल को, उस जो न्यूक्लियस है उसको इंसर्ट किया जाता है। सो वो जो टिश्यू होगा वो क्या होता है, ओस्टर्स का जो मेंटल है उसके पीस को कट करते हैं और फिर सुटेबल जो न्यूक्लियस है जिसे हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके साथ रखते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे ओस्टर्स के जो टिश्यू मेंटल के पीस को कट करते हैं। सो फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फॉर द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। सो अब न्यूक्लियस इंसर्ट करने के कुछ स्टेप्स है, जैसे कि फर्स्ट जो स्टेप है वो है फिटनेस ऑफ ओस्टर फॉर ऑपरेशन। अब ये एक तरह से ऑपरेशन ही हो रहा है, जिसके लिए अब ओस्टर्स को कैसे फिट करना। So the selected osters for the insertion of nucleus should be healthy and strong enough to overcome the shocks during operation. So अब ऐसे जो selected osters होते हैं जिसमें हम न्यूक्लियस इंसर्ट करने वाले हैं, उनको क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। इट मीन्स प्रॉपर फीड करते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो ऐसे स्ट्रांग ओस्टर्स ही होते हैं, नहीं तो वो डेड हो जाएंगे इस ऑपरेशन के टाइम पे। सो उन्हें स्ट्रांग होते हैं, जो शॉक्स जो होंगे, इट मीन्स जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे,
इस ऑपरेशन में कुछ शॉक्स जो वो बेयर नहीं कर सकते, हर एक ओस्टर सहन नहीं कर सकता, ऐसे उन सबको ओवरकम, उन सबको इजीली बेयर कर सके, टॉलरेट कर सके, ऐसा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ओस्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस इंसर्शन के लिए. सो फॉर दिस पर्पस ओस्टर्स आर डिप्ड इनटू कोल्ड एंड वार्म करंट ऑफ अल्टरनेटली विच इनिशिएट्स देम टू इजेक्ट देयर स्पर्म्स एंड एग्स इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली. अब क्या किया जाता है कि इनके फिटनेस के लिए अब ऐसा माना जाता है कि जब कोई इट मीन्स इट इज सजेस्टेड दैट अगर ओवरी और टेस्टिस जो होते हैं ओस्टर्स में, वो अपने स्पर्म्स या जो एग्स हैं वो रिलीज कर देते हैं. ओके, सो वो ज़्यादा मोर रेजिस्टेंट बन जाते हैं शॉक्स ऑफ ऑपरेशन में. जो शॉक्स के लिए वो ज़्यादा उनमें इट मीन्स वो ज़्यादा टॉलरेबल बन जाते हैं, वो ज़्यादा इजीली उन शॉक्स को, ऑपरेशनल शॉक्स को सहन कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं. सो इसलिए वो क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए ओस्टर्स को कोल्ड और वार्म करेंट्स, इट मीन्स एक बार कोल्ड वाटर में देन सेकेंड वार्म करेंट में, वार्म वाटर में अल्टरनेटली उन्हें रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि वो स्पर्म्स और एग्स रिलीज कर देते हैं. इट मीन्स मेल ओस्टर्स स्पर्म्स रिलीज कर देंगे एंड जो फीमेल ओस्टर्स है वो एग्स रिलीज कर देंगी. Now, before operation, oysters are kept under stress of suffocation. As a result, they start to open their shells, and at once a bamboo piece is inserted between the gap of two shells, due to which shells may not be closed again. अब इससे क्या होता है कि एक तरह से इन्हें सफोकेशन में रखा जाता है. एक तो पहला तो क्या, इन्हें रेजिस्टेंट रखने के लिए जो इनमें क्या करते हैं, स्पर्म्स और एग्स का रिलीज करा देते हैं, ओवम्स और टेस्टिस को फ्री कर देते हैं. ओके, देन सेकेंड क्या करते हैं कि फ्रेंड्स इन्हें सफोकेशन में या एज अ स्ट्रेस में रखा जाता है. इट मीन्स इन्हें बहुत दिनों तक भूखा रखते हैं, जिससे क्या होगा, इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी. ये थोड़ी जो एकदम एनर्जेटिक थे तो वो थोड़े क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. और ऐसे टाइम पे क्या होते हैं, जब वीक हो जाते हैं तो अपने आप ही ये इनके शेल्स एक टाइम पे खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं. और जैसे ये शेल्स ओपन करते हैं, तुरंत एक बैम्बू का पीस या बैम्बू पैग भी बोलते हैं, बैम्बू पैग या बैम्बू पीस को उनके माउथ में इंसर्ट कर दिया जाता है. लाइक आपके माउथ के ऊपर कोई कुछ भी बैम्बू का पीस या कोई भी वुडन लगा देता, आप आपका मुंह बंद कर पाओगे, माउथ को नहीं कर पाओगे. सो सेम वैसे ही ये क्या करते हैं, जो शेल्स है उनके गैप में एक बैम्बू पीस को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे वो शेल्स, उनका माउथ जो है शेल्स वापस से क्लोज नहीं हो सके. आप सोचो उन शेल्स, उन ऑर्गेनिजम्स को कितना, मॉलस्क का जो है उन ओस्टर्स को कितना हर्ट होता होगा, कितना दर्द होता होगा, जो हम ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है सेकेंड. अब उनमें उनका ओपन जो शेल है वो तो ओपन कर दिया. अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू. सो द पीस ऑफ टिश्यू विच इज इंसर्टेड इनसाइड द मेंटल इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट टिश्यू. अब जो टिश्यू का ऐसा पीस जिसे हम इंसर्ट करते हैं मेंटल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्ट टिश्यू बोलते हैं. इट मीन्स वो टिश्यू जिससे इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस को इंसर्ट करते टाइम उसके साथ रखा जाता है, उसके साथ इंसर्ट किया जाता है, उसे ही हम ग्राफ्ट टिश्यू कहते हैं. अ स्ट्रिप ऑफ अबाउट 7 into 0.75 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द एज ऑफ मेंटल ऑफ हेल्दी ओस्टर्स बाय शार्प नाइफ. दिस पीस इज स्मूथेड, क्लीन्ड एंड वॉश्ड ऑफ द एडहेरिंग म्यूकस एंड अगेन वाइप्ड ऑफ बाय वेट स्पॉन्ज. अब क्या करते हैं, 7 into 0.75 सेंटीमीटर, इट मीन्स कितना छोटा सा एक स्ट्रिप कट किया जाता है एक हेल्दी ओस्टर्स में से, उसके हेल्दी ओस्टर के मेंटल से किसी शार्प नाइफ की हेल्प से. एंड देन उस पीस को एकदम स्मूथ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वॉश ऑफ किया जाता है कि उसके ऊपर का जितना भी म्यूकस है वो हट जाए, क्लीन हो जाए. एंड देन उसको वेट स्पॉन्ज से उसको फिर से वाइप किया जाता है. एंड देन बॉर्डर ऑफ गिल पीस, मेंटल पे ही तो गिल पीस भी तो होता है, उनके गिल्स भी उसी पे ही प्रेजेंट होते हैं, इज रिमूव्ड बाय द शार्प स्कैपल. सो स्कैपल भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कट करने में हेल्प करता है. सो उस गिल पीस को कट करते हैं वो एक शार्प स्कैपल की हेल्प से. नाउ दिस टिश्यू इज ट्रिम्ड टू 2 to 3
centimeter long narrow strip and again cut transversely into small squares. Then इस टिश्यू को फिर से ट्रिम किया जाता है, छोटा छोटा कट करके 2 to 3 सेंटीमीटर की नैरो स्ट्रिप्स फॉर्म करते हैं, एकदम स्मॉल स्क्वायर्स. देन उनको ट्रांसवर्स कट करते हैं. इट मीन्स छोटी छोटी 2 to 3 सेंटीमीटर्स की पहले क्या करेंगे, स्ट्रिप करेंगे एंड देन उनको ट्रांसवर्स कट करते हैं, जिससे क्या होंगे, स्क्वायर्स का एक स्मॉल स्क्वायर्स का फॉर्मेशन होता है. नाउ दीज स्क्वायर्स आर केप्ट इन सी वाटर एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड where they can survive for about 48 hours. अब क्या करते हैं, इन स्क्वायर्स को 22 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है, जिससे वो क्या करेंगे, वो 48 आवर्स तक सर्वाइव कर सके. इट मीन्स वो डेड नहीं हो जाए, वो सर्वाइव रहे, अलाइव रहे, वो स्किन पूरी डेड नहीं हो जाए, उसकी वजह से ड्राई नहीं हो जाए, सूख जाती है ना स्किन, सो वो नहीं हो जाए, जिसके लिए उसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड सी वाटर में रखा जाता है. नाउ द आउटर एजेस ऑफ दीज ग्राफ्ट स्क्वायर्स मस्ट बी नोन बिकॉज नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड ओनली ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द मेंटल, सो इट इज एसेंशियल टू कीप द आउटर सर्फेस इन कॉन्टैक्ट विद द इंसर्टेड न्यूक्लियस. सो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मेंटल से हमने जो कट किया है स्क्वायर, जो स्ट्रिप्स कट करी है, उसका आउटर एज कौन सा है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आउटर एज होता है वहीं से आउटर पोर्शन से ही नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स कहाँ होते हैं, आउटर एज पर होते हैं. सो नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स कहाँ होने चाहिए, लाइक ये हमारा न्यूक्लियस है, तो उसके जो नीचे जस्ट अपर वाली जो साइड है वो कैसे होनी चाहिए, वहाँ नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए. अगर नीचे होंगे तो मतलब नहीं है, सो ऊपर होने चाहिए. तो हमें वो साइड्स पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स जो हैं वो इंसर्टेड न्यूक्लियस से कनेक्ट होने चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए उनका जो सरफेस है. ओके, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आती है वो है प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस. अब हमने ग्राफ्ट टिश्यू तो प्रिपेयर कर लिया, अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस. सो कैलकेरियस न्यूक्लियस इज द बेस्ट टू इनिशिएट द पर्ल फॉर्मेशन बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ नेक्रे वॉज फाउंड टू बी मोर सेटिस्फैक्ट्री ऑन कैलकेरियस न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्टिकल. अब कैलकेरियस न्यूक्लियस, सो कैलकेरियस तो आपको पता होगा, कैलकेरियस मीन्स जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है. सो कैल्शियम कार्बोनेट वाला न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस मीन्स क्या है आपको पता है ना, फॉरेन पार्टिकल, कोई भी ग्रेन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हम करते हैं, एक जिसे हम डर्ट कहते हैं, वो भी अगर एक जो डर्ट है जो उनके शेल्स में ओस्ट्रस के अंदर चला गया है, वही एक पर्ल बन के बाहर आता है. ओके, सो ऐसे कैलकेरियस न्यूक्लियस, ऐसे तो हम कोई भी पार्टिकल अंदर डाल सकते हैं, अंदर इंसर्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस एज अ न्यूक्लियस, बट कैलकेरियस न्यूक्लियस बेस्ट होता है पर्ल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि डिपोजिशन जो होता है नेक्रे के, उसके चारों तरफ जो होगा वो सबसे मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, सबसे अच्छा किसके आगे होता है, किसके चारों तरफ होता है, जो कैलकेरियस न्यूक्लियस के चारों तरफ सबसे बेस्ट पर्ल फॉर्म होता है उसके चारों तरफ, एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्टिकल, दूसरे किसी पार्टिकल से सबसे अच्छा. बेस्ट न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द शेल ऑफ मॉलस्क्स विद हैवी डिपोजिशन ऑफ कैलकेरियस शेल. सो बेस्ट न्यूक्लियस, अब कैलकेरियस न्यूक्लियस हम कहाँ से लेंगे, सो ऐसे मॉलस्क, ऐसे कितने सारे मॉलस्क होते हैं जिनके जो शेल होते हैं वो कैलकेरियस के ही तो बने हुए होते हैं. सो कैलकेरियस के ही बने हुए होते हैं, तो उनके शेल को ब्रेक करके वो एक छोटा सा पार्टिकल अलग करते हैं और उसे ही क्या कहते हैं, कैलकेरियस न्यूक्लियस हो गया वो बेस्ट न्यूक्लियस. अब उसी द स्फेरिकल न्यूक्लियस इज बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्फेरिकल पर्ल. और फ्रेंड्स, पर्ल भी ज़रूरी नहीं स्फेरिकल हो, अलग अलग शेप के पर्ल निकलते हैं, जिस टाइप से नेक्रे सिक्रीट होगा चारों तरफ, उस टाइप का, उस शेप का पर्ल निकलेगा. सो स्फेरिकल पर्ल सबसे बेस्ट होता है, तो उसके लिए अगर स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा तो वो बेस्ट होगा. तो वो जो छोटा सा पीस जो है, पीस नहीं, एक छोटा सा पार्टिकल है, वो कैसा होता है, एकदम स्फेरिकल शेप का होता है, एंड उसके चारों तरफ जो नेक्रे सिक्रीट होगा फिर वो भी स्फेरिकल होगा, जिससे स्फेरिकल पर्ल्स बाहर आएंगे. ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस. अब नेक्स्ट है इंसर्ट कैसे करना है न्यूक्लियस को. सो फॉर द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, ओस्टर्स आर फिक्स्ड इन अ डेस्क क्लैंप इन द पोजिशन ऑफ राइट वेल्व फेसिंग अपवर्ड. सो अब आप देखना, जो शेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो इट मीन्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लाइक ये है बीच की जो हाइंड जो पार्ट है, और ये मैंने शेल्स खुला हुआ शेल है. ओके, लाइक आप ये देख लेना, ये इसका एक साइड है और ये दूसरा शेल का दूसरा साइड है. ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है शेल का.
तो ये जो होंगे इसके बीच में इनकी बॉडी प्रेजेंट होती है। सो यहाँ जो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, इस जगह पे क्या होता है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, गोनोडियल टिश्यू बोलते हैं, जो इन दोनों शेल्स के बीच में होता है। तो पहले क्या करते हैं वो, जैसे ये कौन सा है, दिस इज राइट फेस, दिस इज लेफ्ट फेस। तो पहले क्या है, ये जो टिश्यू है वो इस तरफ है दोनों की तरफ, तो पहले राइट फेसिंग, राइट फेस अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में राइट वाली पोजीशन पे पहले न्यूक्लियस इंसर्ट किया जाता है। तो जिसके लिए क्या करेंगे, जो ओस्टर्स होते हैं उनको एक डेस्क क्लैम्प, इट मीन्स एक वुडन एक बॉक्स टाइप होता है जहाँ उन्हें फिक्स करते हैं एक जगह पे, जिससे उनका जो राइट वेल्व है वो ऊपर साइड खुला हुआ रहता है। लाइक ये वाला जो वेल्व है ऊपर साइड खुला हुआ है, ऊपर साइड ओपन है। Mental folds are smoothly touched to expose the foot and main body mass, followed by an incision of the epithelium of the foot and slender channel into the main mass. अब क्या करते हैं, जो मेंटल फोल्ड्स होते हैं, मेंटल इन्हीं के अंदर ये मेंटल पार्ट भी होगा इनकी बॉडी का, सो उसे स्मूथली टच किया जाता है जिससे इसके फुट बाहर आ जाए, जो ये मॉलस्क के जो ओस्टर्स हैं उनके फुट बाहर आ जाए, मेन बॉडी मास थोड़ा एक्सफोलिएट एक्सपोज हो जाए, और जो एपिथीलियम, जो हम फुट के एपिथीलियम में इसी जगह पे तो इंसर्ट करने वाले हैं, इंसीज करने वाले हैं न्यूक्लियस, वो एकदम से एक्सपोज हो जाए, जो चैनल है पूरा मेन मास का वो रेडी हो जाए कि किसी भी जो कोई भी पार्टिकल है वो वहाँ इजीली उधर रह सकता है, तो उसके लिए वो एकदम रेडी हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इनको स्मूथली टच किया जाता है। नाउ सडनली वन ग्राफ्ट टिश्यू इज प्लेस्ड इनटू द चैनल एंड द न्यूक्लियस इज placed over the graft tissue which functions as the bed of the nucleus। अब क्या होता है, जैसे ही चैनल एकदम पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं तो उस टाइम पे ग्राफ्ट टिश्यू, वही हमने जो ग्राफ्ट टिश्यू लेते हैं मेंटल के छोटे छोटे पीस, उसको उस चैनल के अंदर रख देते हैं एंड उसके ऊपर एक न्यूक्लियस रख देते हैं, वो कैलकेरियस न्यूक्लियस उसके ऊपर रख दिया जाता है ग्राफ्ट टिश्यू के ऊपर, जो ग्राफ्ट टिश्यू उसके एज अ बेड ऑफ द न्यूक्लियस फंक्शन करता है, एक्ट करता है। ओके, नाउ द बैम्बू पैग इज क्विकली रिमूव्ड एंड ओस्टर शेल्स आर क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। अब तुरंत वो बैम्बू पैक जो है, बैम्बू पीस है, उसको तुरंत से हटा दिया जाता है जिससे ओस्टर शेल्स है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। फॉर द इंसर्शन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियस सिमिलर operation is performed from the left side of the gonodial tissue and third insertion is not possible, should never be tried। अब क्या होता है कि सेकेंड न्यूक्लियस को इंसर्ट करने के लिए सिमिलर ऑपरेशन, इट मीन्स अभी तक हमने जो किया सेम हमें अगेन फिर से परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने लाइक राइट वाला पोर्शन ओपन किया था, अब अपवर्ड डायरेक्शन में हम लेफ्ट वाला पोर्शन रखेंगे, गोनोडियल टिश्यू के इस तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला। अब इसे अपवर्ड पोजीशन पे रख के सेम प्रोसेस से ग्राफ्ट टिश्यू के ऊपर एक कैलकेरियस जो न्यूक्लियस रख करके हम सेम अगेन सेम ऑपरेशन को सेम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट साइड में। एंड थर्ड इंसर्शन को कभी पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल नहीं कह सकते, बट कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, जो ओस्टर्स है वो डेड हो सकते हैं या प्रॉपर पर्ल फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसलिए उसको ट्राई नहीं करना चाहिए। अब इतना जो व्यवस्थित, इतना एग्जैक्ट जो वर्क है, इतना हार्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, ये भी हर किसी से पर्ल इंडस्ट्रीज़ में नहीं कराते हैं। लाइक जापानीज जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें जो ये पर्ल जो इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस का जो काम करते हैं, पूरा जो वर्क करता है, उन्हें क्या कहते हैं, टॉमेरियन सन्स कहा जाता है। ओके, जिसका मतलब है मिस न्यूक्लियर पुशर, टॉमेराइन सन। और ये भी गर्ल्स ही होती है, ट्रेन गर्ल्स होती हैं, जो हर घंटे, इट मीन्स 20 to 40 ओस्टर्स पर आवर वो ऑपरेट कर लेती है। सो इतनी ट्रेन गर्ल्स को टॉमेराइन सन कहा जाता है। ओके, सो ये जापानीज नेम्स हैं, क्योंकि हम जापान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेस्ट जो पर्ल इंडस्ट्री है स्टार्टिंग सब जापान से ही हुई थी। सो जापानीज पर्ल इंडस्ट्री के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो नाउ ऑपरेशन पीरियड शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 30 मिनट्स एंड द ओस्टर्स कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड 1 आवर ऑफ द ऑपरेशन पीरियड। अब जो ऑपरेशन पीरियड होता है वो 30 मिनट्स, आधे घंटे से ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। ये पूरी प्रोसेस जो ऑपरेशन मीन्स लाइक हमने जो इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस के तीनों स्टेप्स, चारों स्टेप्स हमें फटाफट, ये 5 स्टेप्स, फिफ्थ जो हम नेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं, ये 5 स्टेप्स 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें फिनिश कर देना है, क्योंकि ओस्टर्स 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते ऑपरेशन पीरियड में। वो 1 घंटे से ज़्यादा, 1 आवर से ज़्यादा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे और डेड हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट होती है पोस्ट ऑपरेशनल केयर। अब
न्यूक्लियस तो हमने इंसर्ट कर लिया. नाउ न्यूक्लिएटेड ओस्टर्स आर प्लेस्ड इनटू केजेस एंड सस्पेंडेड इनटू सी वाटर एंड अटैच्ड with floating rafts to the depth of 2 to 3 meter for about 6 to 7 days to recover from the shocks due to operation. This period of 6 to 7 days is known as recovery period. So अब क्या करा जाता है कि जितने भी न्यूक्लिएटेड ओस्टर्स होते हैं उनको केजेस में सी वाटर में सस्पेंड कर देते हैं, उनको रख देते हैं और वो भी एक फ्लोटिंग रैफ्ट से, इट मीन्स उनसे एक धागा टाइप एक रोप टाइप बांध देते हैं, फ्लोटिंग रैफ्ट जहाँ वो इजीली फ्लोट कर सके 2 to 3 मीटर की डेप्थ में ही 6 to 7 डेज के लिए. देन 6 to 7 डेज, और ये जो पीरियड होता है जिससे अभी ऑपरेशन के टाइम पे उन्हें इतने शॉक्स उन्होंने बेयर किए, टॉलरेट किए, सो इन शॉक्स से, इन सारी चीज़ों से वो वापस से रिकवर हो जाए. सो ऐसे जो 6 to 7 डेज के पीरियड में उन्हें एक स्पेशली जो एरिया केजेस में रखा जाता है, तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, रिकवरी पीरियड. नाउ oysters are examined properly and dead individuals are removed from cages. अब 6 to 7 डेज बाद क्या होंगे कि ओस्टर्स को फिर से एग्जामिन चेक किया जाता है एंड देन इंडिविजुअल्स जो डेड हो गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक शेल, हर ओस्टर उस न्यूक्लियस को क्या कर ले, उस न्यूक्लियस को एक्सेप्ट कर ले. उस नेक्स्ट जो पर्ल फॉर्मेशन के लिए कुछ जो ओस्टर्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनमें नेक्री सिक्रीशन नहीं हो पाता है, उनको एक इरिटेशन होती है. लाइक फ्रेंड्स, आप सोच लो आपके गले में, अब अपने गले में कुछ भी फंस जाता है, सो हमें कैसे इरिटेशन होती है, हमें इट मीन्स हमारी जान निकल रही है ऐसा फील होता है. सो ऐसी सिचुएशन, ऐसी फीलिंग सेम उन जो ओस्टर्स होते हैं उनको भी होती है. सो जो ओस्टर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करके नेक्रे सिक्रीट कर लेते हैं तो वो तो बच जाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं तो वो इंडिविजुअल्स वो जो डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसे उन केजेस से रिमूव कर दिया जाता है. देन अबाउट 3000 to 3600 न्यूक्लिएटेड ओस्टर्स आर केप्ट इन डिफरेंट केजेस सस्पेंडेड इन सी वाटर at 2 to 3 meter deep for 3 to 6 years and undisturbed. So अब क्या करा जाता है, इस चेक करने के बाद 3000 से 3600 न्यूक्लिएटेड ओस्टर्स, इन सबको एक साथ ऑपरेट किया जाता है. इन सबको अलग अलग केजेस में सस्पेंड करते हैं, सी वाटर में रखते हैं 2 to 3 मीटर डीप में, और 3 to 6 ईयर्स के लिए अनडिस्टर्ब्ड उनको रखा जाता है. देन क्या होगा, 3 to 6 ईयर्स में उनका पर्ल फॉर्मेशन होता है. सो हम ये नहीं कह सकते कि पर्ल कल्चर बहुत इजीली, इसलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम जल्दी से ही हमें रिजल्ट पर्ल नहीं मिलेंगे. 3 to 6 ईयर्स वेट करना होता है पर्ल फॉर्मेशन के लिए, और आगे की जो प्रोसेस है वो तो हमने पढ़ी, वो अलग टाइम है. नाउ हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल. अब पर्ल हार्वेस्ट कब करना, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, पर्ल ओस्टर्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द सी एंड द पर्ल्स आर टेकन फ्रॉम द शेल. सो जब 3 years 4 years पूरे हो जाते हैं तो उन इंसर्शन न्यूक्लियस जो हमने करा था, जो इंसर्ट किए थे न्यूक्लियस, वो पर्ल्स में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए. तो जो पर्ल ओस्टर्स को हार्वेस्ट किया जाता है, इट मीन्स उनमें से पर्ल्स को बाहर निकाल लिया जाता है, उन शेल्स को, एंड देन उनको वापस से सीज में छोड़ दिया जाता है, समुद्र में. ओके, अब सॉरी, समुद्र में नहीं छोड़ते हैं क्योंकि जब पर्ल्स हार्वेस्ट करते हैं उसमें उन शेल्स की डेथ हो जाती है. सो हार्वेस्ट कर लेते हैं उनको, सी में से उन ओस्टर्स को निकालते, पर्ल निकाल लेते, और फिर उन शेल्स को, उन पर्ल्स को हम निकाल लेते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, और उन जो शेल्स, जो ओस्टर्स होती है, उनकी डेथ हो जाती है. देन नेक्स्ट है क्लियरिंग ऑफ पर्ल्स. अब पर्ल्स को साफ करना भी तो ज़रूरी है. सो आफ्टर टेकिंग आउट द पर्ल्स फ्रॉम द ओस्टर शेल्स, दे आर वॉश्ड properly, cleared with the soap solution, but pearls should not be rubbed much. अब क्या होता है कि प्रॉपर सोप सॉल्यूशन में उन जो पर्ल्स को हमने बाहर निकाला है उनको प्रॉपर तरीके से साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, बट इन पर्ल्स को इट मीन्स ज़्यादा रब नहीं करते, नहीं तो पर्ल्स ख़राब हो जाएगी, उनकी जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है, क्योंकि एक नेक्रे, एक सिक्रीशन है जो एक सॉलिड बन गई और पर्ल बन गया है. ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी प्रोसेस कि कैसे आर्टिफिशियली पर्ल का फॉर्मेशन हुआ. अब नेक्स्ट है पर्ल में होता क्या है, कंपोजिशन क्या है पर्ल का. सो पर्ल कंप्राइजेस ऑफ वाटर, 2 to 4% वाटर होता है पर्ल में. ऑर्गेनिक मैटर होता है. ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली जो हमने कैलकेरियस वॉल डाली थी वो भी ऑर्गेनिक
जो था कैल्शियम कार्बोनेट 90% तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और ऑर्गेनिक मैटर मीन्स वो जो नेक्रे सिक्रीट हुआ था दैट इज 3.5 to 5.9% होता है। एंड देन रेसिड्यू 0.1 to 0.8% जो दूसरा कुछ हो अगर नेक्स्ट रेसिड्यू सो उसे बोलते हैं। ओके, सो ये कंपोजिशन होता है पर्ल का। नाउ द पर्ल्स ऑब्टेन आर ऑफ वेरिएबल शेप्स एंड साइजेस, दे मे बी वाइट और क्रीम रेड और पिंक रेड इन कलर। अब जो पर्ल्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। आपने किस शेप में न्यूक्लियस इंसर्ट किया है उसी शेप में और उसी साइज में पर्ल्स ऑब्टेन होंगे, हमें उसी साइज में मिलेंगे। वो वाइट भी हो सकते हैं, क्रीम रेड भी हो सकते हैं, या पिंक रेड भी होते हैं। द स्फेरिकल पर्ल्स ऑफ रेनबो कलर आर रेयरली फाउंड। कुछ जो पर्ल्स होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इट मीन्स रेनबो कलर, तो आप सोच लो कितने सुंदर होंगे, बट वो बहुत रेयरली फाउंड होते हैं, बहुत रेयर केस में ही वो पर्ल्स मिलते हैं। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल इज नोन एज लिंगा पर्ल। ये पूछा जाता है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल कौन सी है, तो वो लिंगा पर्ल है, नाम याद रखना। ओके, वन वर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑब्टेन फ्रॉम मेराइन ओस्टर्स, और मेराइन ओस्टर्स से ही ऑब्टेन होते हैं लिंगा पर्ल। नाउ नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पर्ल। पर्ल की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? सो यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट एंड सिंबल ऑफ ग्रैंडियर। सो ऑब्वियसली एज ऑर्नामेंट्स में ही पर्ल यूज होते हैं, और ग्रैंडियर इट मीन्स जो पर्ल जिस ऑर्नामेंट में है तो होता है ग्रैंडियर को ही शो करता है। इट मीन्स एकदम ग्रैंड रॉयल पीपल होते हैं वही ऑर्नामेंट्स पर्ल के पहन सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। नाउ इट इज़ वेरी प्रेशियस मेडिसिन फॉर सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ENT etc. are also in Chinese. So Chinese medicines में भी सर्जरी, पेडियाट्रिक्स और ENT इन सब में मेडिसिन्स में भी पर्ल को यूज़ किया जाता है चाइनीज़ में। ओके, देन प्रॉब्लम्स ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। अब पर्ल इंडस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक नंबर ऑफ एनिमीज, ईल, ऑक्टोपस, डेविल फिशेस एक्सेट्रा डिस्ट्रॉय द ओस्टर्स। तो हमने देखा था उन केजेस में उन्हें बांध करके केजेस में उन्हें फिल करके रखते हैं, क्योंकि कुछ एनिमीज जो ओस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। द लीथल कोल्ड वाटर, लो सैलिनिटी ऑफ वाटर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर एंड हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन हैम्पर द पर्ल इंडस्ट्री बाय अफेक्टिंग द proper rearing of the oysters. अब lethal cold water it means deathly, lethal means deathly, deathly ज़्यादा ही cold water है, ज़्यादा ही या बहुत कम salinity है, या turbid है water, it means क्लैरिटी ऑफ वाटर, इन सब को हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना वेरिएंट है, कितना अलग है, ये सब पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत मेन इट मीन्स एनिमीज़ हैं। हमें हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है इंडस्ट्री में कि वो जो ओस्टर्स है वो डेड नहीं हो जाए, डेथ नहीं हो जाए। अल्टर अफेक्टिंग द प्रॉपर रियरिंग ऑफ द ओस्टर्स, प्रॉपर रियरिंग ऑफ ओस्टर्स, प्रॉपर ओस्टर्स की केयर करने में, फीडिंग में, ये सारे इश्यूज़, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इनमें थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो ओस्टर्स की प्रॉपर रियरिंग नहीं होंगी और वो डेड हो जाएंगे पहले ही। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ हमारा मॉडर्न मेथड्स ऑफ पर्ल कल्चर फिनिश हुआ, एंड इसी के साथ फ्रेंड्स हमने पूरा पर्ल कल्चर, पूरा टॉपिक ही फिनिश कर लिया। इस टॉपिक में हमने उसकी इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री, पर्ल प्रोड्यूसिंग मॉलस्क, पर्ल प्रोड्यूसिंग साइट्स हमने देखी, इंडिया, जापान, देन पर्ल फॉर्मेशन देखा, पर्ल कहाँ फॉर्म होता है, इट मीन्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों ही मेथड्स पढ़े हमने। आर्टिफिशियल इस वीडियो में आज हमने पढ़ा, एंड लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने जो नेचुरल मेथड पढ़ा है, और उसी वीडियो में, उसी टॉपिक में हमने फ्रेंड्स जो जहाँ कहाँ पर्ल फॉर्म होता है उसकी साइट, मॉलस्क का ओस्टर के अंदर का हमने मेंटल और उसका जो बॉडी पार्ट है वो भी हमने पढ़ा और समझा। ओके फ्रेंड्स, सो ओनली 3 वीडियोज़ में ही हमारा ये पूरा पर्ल कल्चर टॉपिक फिनिश हो गया, एंड ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, इकोनॉमिक जूलॉजी का ही चैप्टर है, और बहुत इजी, आप इजीली इसे याद कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new videos. Thank you friends, bye.